हमें जब लगता है कि मेसी या रोनाल्डो में से कोई हमें और सरप्राइजेस नहीं दे सकता है, जितना कुछ हमने देखना था उनके एंड से हमने देख लिया है, दे कैन नॉट प्ले पीक फुटबॉल एनी मोर, तब इनमें से कोई भी एक खड़ा होकर यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता है जिससे वापस से हमें ये चीज़ याद करनी पड़ती है कि नहीं भाई, इन्होंने 18 साल तक राज किया है फुटबॉल पे और आज भी फुटबॉल जो है इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। फुटबॉलिंग वर्ल्ड जो है आज भी इनको खड़े होकर सल्यूट कर रहा है। कल रात में इंटर मियामी का मैच था आपके पोर्तो के साथ और पोर्तो को ना सिर्फ हराया बल्कि लियोनेल मेसी ने अपने करियर की 68th फ्री किक स्कोर की है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर आर्ट ऑफ फ्री किक मर चुकी है बिल्कुल। आप देखते हो कितने ही प्लेयर्स यहां पर फ्री किक स्कोर कर पाते हैं। उस बीच में लियोनेल मेसी जो कि 38 की उम्र में यूएस में खेल रहे हैं, वो भी एक ऐसे क्लब के लिए दैट्स नॉट नोन फॉर विनिंग ट्रॉफीज और दैट्स नॉट नोन फॉर अ रिच हिस्ट्री, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही क्लब बना है। ही इज स्कोरिंग फ्री किक्स एंड ही इज स्कोरिंग फ्री किक्स फॉर फन। अब ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे इस चीज़ को डिनाई करने की लाख कोशिश करो, बट लियोनेल मेसी के करियर में ना लेट ब्लूमिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेट फ्री किक्स की जब बात आती है। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर टिल 2012 या 2013 लियोनेल मेसी फ्री किक्स ना के बराबर लेते थे या कि लेते ही नहीं थे। लेकिन जब से लियोनेल मेसी ने फ्री किक्स लेनी शुरू की है, उनका कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा रहा है। स्पेशली अगर आप यहाँ पर 2015 के बाद से बात करोगे, लियोनेल मेसी ने बहुत सारी फ्री किक स्कोर की हैं, तो दैट टेल्स यू कि भाई नहीं, फुटबॉल अभी भी बाकी है इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर। एंड डेफिनेटली कल की ये जो इंटर मियामी की विक्ट्री थी ना अगेंस्ट पोर्तो, उसके बाद एक और चीज़ कंफर्म हो गई है कि भाई विक्टर gyökeres ने जो गोल स्कोर किए हैं वो पोर्चुगीज़ लीग के स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं हाइप करते हैं। लेकिन जब हम इनको खेलते देख रहे हैं बाकी टीमों के अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट द टीम्स लाइक इंटर मियामी या बाकी छोटे क्लब्स, तो आपको पता चल रहा है कि वो गोल्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, बिकॉज इनके अगेंस्ट कोई भी गोल स्कोर कर रहा है। ये आपके पोर्चुगीज लीग की टीमों के अगेंस्ट कोई भी लोग आके गोल स्कोर कर रहे हैं। दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं वो जो विक्टर gyökeres की हाइप है उसको थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, उनके गोल्स को, उनके इफेक्टिवनेस को थोड़ा सा हमें स्टडी करना पड़ेगा। एंड ओपोनेंट्स को देखते हुए हमें यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि हाँ, विक्टर gyökeres शायद अभी उस लेवल के प्लेयर नहीं जो यहाँ लेवल का प्लेयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, या आर्सेनल फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्राइकिंग पोजीशन के ऊपर यूनाइटेड की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व करने के लिए उनको विक्टर gyökeres के अलावा भी और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन कल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी ना, उससे ही शुरू करूंगा मैं, और वो न्यूज़ थी कि भाई आपके निको विलियम्स ने बार्सिलोना के साथ एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है, जहां पर उन्होंने सैलरी एग्री कर ली है। कम से कम 6 साल कॉन्ट्रैक्ट तो वो साइन करेंगे, जिसमें 5 साल का आपका रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा और 1 साल का एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आप ट्रिगर कर सकते हो 1 साल का एक्सटेंशन। तो दिस इज अ बिग न्यूज़ फॉर बार्सिलोना। आप सोचो उनकी टीम में कितने धुरंधर बड़े बैठे हैं, वो भी कितने यंग एज के। पेड्री अर्ली 20s में, यमाल अभी 20s में आया भी नहीं है, गावी अर्ली 20s में, फिर आप बात करोगे यहाँ पर आपके रफीनिया की मिड 20s में, देन आपके निको विलियम्स अर्ली 20s में, देन आपका यहाँ पर कुंडे मिड 20s में, फिर आपका यहाँ पर कुबारसी अर्ली 20s भी क्या भाई, अर्ली टीन्स में, मतलब लेट टीन्स में, नॉट अर्ली 20s में। फिर आपने जुआन गार्सिया साइन किया अर्ली 20s में। दिस टीम इज सॉर्टेड फॉर एटलीस्ट 6-7 सीजन्स। अगर लपोर्ता यहाँ पर प्रेसिडेंट बने रहते हैं और अगर इन्होंने अपनी जो अकेडमी से टैलेंट बनाने का जो एक सिलसिला शुरू किया ना, ये सिलसिला जारी रहता है। क्योंकि देखो बार्सिलोना और मैड्रिड में एक मेन डिफरेंस ये है कि मैड्रिड अपनी अकेडमी से मेजर चंक ऑफ प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती जो फर्स्ट टीम के लिए एलिजिबल नहीं बल्कि तैयार हों। लेकिन बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड, अगर वो मार्केट में जाके पैसा खर्च नहीं भी कर पाते हैं तो भी उनकी अकेडमी उनको ब्लेस करती है ऐसे प्लेयर से जो कि रेडी हैं फर्स्ट टीम फुटबॉल के लिए, और ना सिर्फ रेडी हैं बल्कि कंपीट करके यहाँ पर ट्रॉफी जितवाने के लायक भी हैं फर्स्ट टीम फुटबॉल में जब वो खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर निको विलियम्स जा रहे हैं बार्सिलोना, जो कि अब 90% तय ही है कि ही इज़ गोइंग टू जॉइन बार्सिलोना, आई थिंक बहुत सारे ट्रांसफर स्ट्रेटजीज जो है वो चेंज होने वाले हैं। जैसे कि अगर आप अभी बायर्न को देखोगे ना, बायर्न वाज सीरियसली कंसिडरिंग निको विलियम्स का ऑप्शन एंड दैट वाज द नंबर 1 टारगेट फॉर देम उस फ्लैंक के ऊपर। अब शायद बायर्न म्यूनिख यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा मार्केट और थोड़े और ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करेगा। अब क्या है ना, सबसे बड़ा दिक्कत का जो सबब बन गया है यहाँ पर इस निको विलियम डील्स के बाद, वो बना है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। क्यों? क्योंकि अब रैशफोर्ड जो कि काफ़ी एम्बिशियस थे, काफ़ी ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे कि आई प्ले फॉर बार्सिलोना, वो ड्रीम अब चकनाचूर होती दिखाई दे रही है। बिकॉज अगर निको विलियम्स जा रहे हैं बार्सिलोना, नो वे बार्सा आर गोइंग टू गो फॉर मार्कस रैशफोर्ड। तो अब मार्कस रैशफोर्ड के केस में यहाँ पर काफ़ी सारा
आप देखोगे अब नई स्टोरीज निकल के आएंगी दैट बायर्न इज कंसिडरिंग हिम, देन विला माइट कंसिडर हिम वंस अगेन। अब परमानेंट बेसिस पर होगा या लोन बेसिस पर होगा वो देखना होगा, क्योंकि कल एक और न्यूज़ निकल के आई है दैट एमी मार्टिनेज, और ये चीज़ मैं अपने मन से कोट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके फैब्रिजो रोमानो ने कोट की है, दैट एमी मार्टिनेज इज रियली इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट अलॉन्ग साइड रूबन एमरिम। बट जो प्राइस कोट कर रही है एस्टन विला, उस प्राइस पर तो बिल्कुल यहां पर एमी मार्टिनेज को लेकर आना बेवकूफ़ी होगी। ही इज नॉट 28 एनीमोर, ही इज 33, ही इज नॉट अ यंगस्टर एनीमोर। तो यहां पर प्लस अगर आप देखोगे दे आर इन अ सिचुएशन वेयर दे हैव टू सेल एमी मार्टिनेज इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा क्लब आ रहा है, बिकॉज उनको अपना पीएसआर का जो लॉस है वो रिकवर करना है। तो डेफिनेटली यहां पर एमी मार्टिनेज का बिकना तय है। यूनाइटेड यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को इस डील में यूज करके एमी मार्टिनेज को साइन कर सकती है, लेकिन उस केस में यहां पर एमी मार्टिनेज के लिए वो पहले 35 मिलियन था, फिर 40 मिलियन हुआ, अब यहां पर 45 मिलियन पाउंड हो गया है। तो समझ में ही नहीं आ रहा है भाई एक ऐसा पैसा ये कहां से डिमांड कर रहे हैं और क्या सोच के डिमांड कर रहे हैं, राइट। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो एमी मार्टिनेज अगर यूनाइटेड आते हैं, दैट ब्रिंग्स अस टू अ सिचुएशन जहां पर हमें पहली बात तो आंद्रे ओनाना के ऊपर कॉल लेना पड़ेगा, और अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 3-4 दिनों में वो तो यही सजेस्ट करिए कि रूबन एमरिम डजंट वांट टू सेल आंद्रे ओनाना। लेकिन अगर आप यहां पर एमी मार्टिनेज चाहे जिस भी प्राइस ब्रैकेट पे लेकर आओ, सैलरी उसकी कम नहीं होने वाली है, ही विल बी अर्निंग अराउंड 160-165 के पर वीक एट बेयर मिनिमम, क्योंकि वो तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज वो आपकी यूरोपियन फुटबॉल छोड़ के आ रहा है आपके क्लब में खेलने के लिए। तो उसकी एम्बिशन होगी भाई वो जितना अर्न कर रहा था उससे बेटर अर्न करेगा यूनाइटेड में खेलते हुए, बट अब वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आंद्रे ओनाना का बिकना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको पहली बात तो 2 नंबर 1s नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो तो आपको एक बैकअप गोलकीपर चाहिए होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कल एक और न्यूज़ आई है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर डियोगो कोस्टा को लेकर थोड़ा सीरियस है, एंड दे हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट डियोगो कोस्टाज अराइवल इंटरनली। अब भाई ऐसे तो डिस्कस करने को मैं तो खूब डिस्कस करता रहूँ कि मुझे यहाँ पर कियारा एडवानी पसंद है और मैं कियारा एडवानी को बहुत पसंद करता हूँ, आई वुड लाइक टू गो ऑन अ डेट विद कियारा एडवानी, बट रियलिस्टिक नहीं है ना। रियलिस्टिक तब होगा जब यहाँ पर मैं कियारा एडवानी को ये बोलूँ कि नहीं मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से बेटर आपको रखूंगा, है ना, और वो मेरी शादी हो चुकी है, डोंट टेक इट सीरियसली मेरी वाइफ। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यूनाइटेड मैनेजमेंट ने कोई डायलॉग एक्सचेंज नहीं किया अभी तक पोर्तो के साथ, और पैसा यहाँ पर पोर्तो मुंह फाड़ के डिमांड करेगी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो डियोगो कोस्टा इज ऑन द रडार ऑफ मैन सिटी, तो मैन सिटी भी यहाँ पर आपके एडरसन से मूव करेगी, तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर लेकर आए या फिर एक ऐसा यंग गोलकीपर लेकर आए जो अगले 5 साल तक उनके लिए वो गोलकीपिंग इशू सॉल्व कर दे, वो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट का जो एक प्रॉब्लम है वो यहाँ पर उनको दोबारा एड्रेस ना करना पड़े। तो यूनाइटेड अगर यहाँ पर डियोगो कोस्टा को जा रही है खरीदने, तो उनको यहाँ पर पहले सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी अपनी नंबर 1 प्लेयर की पोजीशन के भाई उनका नंबर 1 होगा कौन, और अगर डियोगो कोस्टा आ रहा है या एमी मार्टिनेज आ रहा है तो वो आंद्रे ओनाना को किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं और कौन से क्लब होंगे जो आंद्रे ओनाना को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। यहां पर अगर आप बात करोगे एम्बिशन की, तो एम्बिशन के मामले में आई थिंक मैन सिटी ने अपनी एम्बिशन दिखाई है जिस तरीके से उन्होंने विंटर मार्केट से लेकर अब तक साइनिंग्स की हैं। और पता है प्रॉब्लम क्या है, यहां पर लोग लिवरपूल के ट्रांसफर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई लिवरपूल ने इतना पैसा खर्च किया, उतना पैसा खर्च किया। अगर आप लिवरपूल की सेल देखोगे, लिवरपूल ने कितना पैसा जनरेट किया है अपने प्लेयर्स को बेचकर, तो यहां पर आप कभी भी इनकी नेट स्पेंड के बारे में डिस्कस करोगे नहीं, बिकॉज ये कितना भी खर्च करें मार्केट में जाकर फिर भी अपने प्लेयर की सेल से इतना पैसा जनरेट कर लेते हैं कि फिर भी ये नेट पॉजिटिव नहीं रहते। अगर आप देखोगे इन्होंने फेबिनो अच्छे प्राइस पे बेचा, इन्होंने हेंडरसन अच्छे प्राइस पे जाने दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्होंने अभी रिसेंट टाइम में साडियो माने बेचा था, राइट, फर्मिनो को इन्होंने जाने दिया अच्छे प्राइस के ऊपर। अब यहाँ पर ठीक है, भले ही इनको ट्रेंट आर्नल्ड के लिए इतना पैसा ना मिला हो, बट इनको पैसा मिला। अब जो लेटेस्ट इन्होंने यहाँ पर ऑफलोडिंग की बात शुरू की है वो है जेरल्ड कोंजोआ के अगेंस्ट, और अब अगर आप देखोगे तो एरिक टेन हैग यहाँ पर लेवरक्यूजन के मैनेजर हैं। लेवरक्यूजन को मैनेज करते हुए आपके एरिक टेन हैग ने कोंसा को लाने का डिसीजन लिया, एंड दे माइट बी अर्निंग अराउंड 35 मिलियन यूरोज फॉर जेरल्ड कोंजोआ। और हम यहाँ पर अगर आप देखोगे हम अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं हम उनके लिए भी पैसे जनरेट नहीं कर पाते। यूनाइटेड का अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखोगे जो हमने प्लेयर सेल से यहाँ पर पैसा जनरेट किया है वो नाम मात्र के बराबर। अगर आप यहाँ पर चेल्सी और लिवरपूल और यहाँ पर आप मैन सिटी वगैरह के केस में डिस्कस करोगे, क्योंकि हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती है, हमें यहाँ पर अपने प्लेयर्स बेचने नहीं आते हैं, और जब तक आप प्लेयर्स बेच नहीं पाओगे अच्छे प्राइस पे तब तक आप कभी भी पीएसआर अपना इंप्रूव नहीं कर पाओगे, चाहे आप जितनी कोशिश करो। क्योंकि देखो मार्केट में अब आज की डेट में इन्फ्लेशन इतना हो चुका है कि आपको कोई भी प्लेयर सस्ते में तो नहीं मिलने वाला, और आप अपने प्लेयर्स को सस्ते में बेचने को तैयार हो जाते हो बिकॉज आपके पास मल्टीपल बायर्स नहीं होते, क्योंकि आप यहाँ पर अपने प्लेयर्स को
वेजेस इतने ऑफर करते हो कि सामने वाली पार्टी उन वेजेस को कवर करने के चक्कर में आपको कम पैसा देती है। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद अभी रिसेंट टाइम में जेडन सैंचो, जो भाई कुंडली मार के बैठ गया, बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रहा है। एंड ऑब्वियसली यहां पर कौन सा क्लब जेडन सैंचो को वो प्राइस पे करेगा जो यहां पर हम वेजेस के तौर पे दे रहे हैं? कोई नहीं करेगा। एंड ही इज नॉट रेडी टू टेक वेज कट एज वेल, क्योंकि उसको पता है इतना पैसा उसको कोई और क्लब देने नहीं वाला। एंड जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है तब तक यूनाइटेड को उसको पैसा देना ही पड़ेगा, भले वो खेले या ना खेले। उसके बाद आपने देखा कि मार्कस रैशफोर्ड के केस में सेम दिक्कत है। रैशफोर्ड भी यहां पर वेज कट लेने को तैयार नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा जो यहां पर 325 पर वीक अर्न कर रहा है पर वीक का यूरोज में, वो क्यों वेज कट लेना चाहेगा? बिकॉज उसको पता है यहां पर वो चाहे विला जाए चाहे इवन वो बारसा जाता तो भी उसको इतना पैसा नहीं मिलने वाला था। तो यूनाइटेड यहां पर ये जो रिपीटेड मिस्टेक करती आ रही है, अब इसको बंद करना पड़ेगा। वी आर नॉट इन अ पोजीशन जहां पर हम ये जो मिस्टेक्स हमने पास में कमिट किए हैं कि हमने प्लेयर्स को वेजेस ओवर पे कर दिया है, फिर उसके बाद हम सेल नहीं कर पा रहे उन प्लेयर्स को, ये हमें रोकना पड़ेगा। और शायद इसी की कोशिश है। इसीलिए यहाँ पर ब्रायन एम्बुमो के केस में यहाँ पर हम पहले से ही बहुत कॉशियस होकर चल रहे हैं। अब कल डंकन एडवर्ड्स की जो रिपोर्ट आई है, डंकन एडवर्ड्स नहीं, डंकन कासल की जो रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रायन एम्बुमो के केस में यूनाइटेड ने 60 मिलियन पाउंड्स की जो एक ऑफर है, सेकेंड बिड है, वो रखी है ब्रेंटफोर्ड के सामने। अब ब्रेंटफोर्ड के केस में क्या है, उनका जो गलीजपना है, उनका जो लालच है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। दे आर डिमांडिंग अ पैकेज ऑफ अराउंड 70 मिलियन पाउंड्स। भाई क्या सोच के, मतलब तुम्हारे केस में प्लेयर यूनाइटेड आने को तैयार बैठा हुआ है, कोई और क्लब अदर देन स्पर्स इंटरेस्टेड है नहीं, एंड 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट में बाकी है, बाकी वो ट्रिगर वाला ऑप्शन वो ट्रिगर करने नहीं दे रहा तुम्हारे लिए। तो कैसे तुम यहां पर ये जिद पकड़े बैठो कि नहीं भाई तुम तो 70 मिलियन पाउंड्स में ही बेचोगे अपने प्लेयर को? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात है। आई डोंट थिंक यहां पर यूनाइटेड को इस केस में बिल्कुल भी झुकना चाहिए। एंड अगर ब्रेंटफोर्ड की डिमांड्स कम नहीं हो रही हैं, यूनाइटेड शुड वॉक अवे फ्रॉम दिस डील। बिकॉज हमने यही प्रॉब्लम क्रिएट की थी अपने लिए जब हम यहाँ पर हॉयलैंड के केस में जा रहे थे, या फिर एंटनी के केस में जा रहे थे, या फिर इवन जब हमने अभी मेसन माउंट साइन किया था। हम ये रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक थोड़ा बिगर पिक्चर कि भाई आप जितना पैसा इधर खर्च कर रहे हो, वो 10-15 मिलियन की बात आप हम ऐसे बोल देते हैं, बट वो बहुत बड़ा मनी है जब आपको मल्टीपल एरियाज में इन्वेस्ट करना और आपके पास ज़्यादा पैसा हो ना खर्च करने को, क्योंकि अभी तक आपने सेल भी नहीं की है, तो आपने पैसा वहां से भी जनरेट नहीं किया है। तो पता नहीं अब कैसे यहाँ पर ये ब्रायन एम्बुमो की सिचुएशन रिजॉल्व होगी। बट कल डेविड ऑर्नस्टी ने ज़रूर यहाँ पर ब्रायन एम्बुमो केस में यहाँ पर जो बात कही थी, उसके बाद थोड़ा सा एक रिलीव है कि हाँ यूनाइटेड ये डील फाइनलाइज कर लेगी। लेकिन हाँ, टाइम पीरियड क्या होगा इस डील को फाइनलाइज करने का, अभी तक यहाँ पर डिटरमाइन नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली ब्रायन एम्बुमो विल बी ज्वाइनिंग यूनाइटेड, और मेरे हिसाब से दोनों टीम्स को एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करना पड़ेगा जहां पर आपके इस डील को मटीरियलाइज किया जा सके। अब वो क्या प्राइस ब्रैकेट होगा वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली यहां पर भाई जिस तरीके से आपकी लिवरपूल ने स्क्वाड मैनेज किया है, जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफर मैनेज किया है, काबिल तारीफ अप्रोच है वो। इवन मैन सिटी के बारे में अगर आप बात करोगे, वो बहुत अच्छे से स्मूथली मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब देखो वही वाला सीन है कि अगर लेट्स से कि रैशफोर्ड टू विला होता है, तो उस केस में आई वुड वांट कि हम रैशफोर्ड के लिए 25 मिलियन पाउंड्स मांगे और हम यहाँ पर एमी मार्टिनेज को साइन करें। नो वे एमी मार्टिनेज का डायरेक्ट स्वैप होना चाहिए मार्कस रैशफोर्ड के साथ। रैशफोर्ड इज यंग, रैशफोर्ड के सामने अभी पीक अब शुरू हुआ है उसका। वो डेफिनेटली विला में खेलकर अच्छा परफॉर्म करके आया था, तो हमें वो पैसा डिमांड करना चाहिए। अगर आपसे बाकी क्लब्स ऐसा पैसा डिमांड कर रहे हैं तो आपको भी सेम डिमांड्स रखनी चाहिए, और आपकी लेजिट भी हैं, क्योंकि अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ टाइम बाकी है। प्लस अगर आप ईयर्स देखोगे उसकी पीक के, तो अभी शुरू हुए हैं। तो आई डेफिनेटली थिंक अगर एमी मार्टिनेज आ रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ये अप्रोच रखना पड़ेगा एस्टन विला के सामने। आप झुक नहीं सकते विला के सामने, और अगर यहाँ पर विला लिटरली डिमांड कर रही है 45 मिलियन, तो फिर तो जस्ट वॉक अवे। इससे बढ़िया तो भाई 60 मिलियन 65 मिलियन में आप दूसरा प्लेयर लेकर आओ, डियोगो कोस्टा। दैट शुड बी द अप्रोच, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आपके क्या यहाँ पर ख्याल है भाई निको विलियम्स की साइनिंग को लेकर फॉर बार्सिलोना? एंड आपको क्या लगता है यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को हम रियलिस्टिकली किस प्राइस पे बेच पाएंगे? और बाकी सारे कीपर्स या जितने भी कीपर्स हैं उनके बीच में आप कौन सा कीपर देखना चाहोगे यहाँ पर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एज द नंबर 1 इन द अपकमिंग सीजन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू।